लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज से राजस्थान के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर। जयपुर में भाजपा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। सीकर में करेंगे रोड शो। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली। गठबंधन के कई प्रमुख नेता होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से करेंगी सम्मानित। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने जीता मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिस्क की जोड़ी को दी करारी शिकस्त। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर। ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में प्रार्थना कर एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। और पूर्वोत्तर भारत में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने सोमवार तक तेज बारिश और तूफान की जताई आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब खबरों की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं 24 की चुनौती से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी यूपी के मेरठ में रैली कर लोकसभा के चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। ये रैली इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली होगी। मेरठ की रैली में आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी पहली बार पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री के मंच पर नजर आएंगे। इस रैली के सहारे प्रधानमंत्री पश्चिमी यूपी से हरियाणा, पूर्वांचल और देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। खासकर ओबीसी वोटरों को साधने का हर प्रयास होगा। मेरठ को पश्चिमी यूपी का गेटवे भी कहा जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह आज दोपहर में जयपुर में पार्टी की लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे, जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और इसके बाद आज शाम ही अमित शाह सीकर में एक रोड शो के जरिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये रोड शो सीकर के कल्याण जी मंदिर, दुजोत गेट से तापड़िया बगीची तक चलेगा। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहा है। इसमें आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती और तेजस्वी यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। रैली के दौरान एक ही मंच पर विपक्ष के नेता अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इस पूरे आयोजन की घोषणा मेहरौली से की थी। तो आज इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली है। और जब हम रामलीला मैदान की बात करते हैं तो कई ऐसे ऐतिहासिक हम पल हैं जिसका साक्षी रहा है रामलीला मैदान। और आज विपक्ष अपनी ताकत को दिखाने की यहां पर कोशिश करेगा। हालांकि अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो अंदर कई जो मुद्दे हैं उसको लेकर खंडित जनादेश नजर आता है। खास तौर पर जो तमाम राज्य हैं वहां पर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो इंडी गठबंधन के अंदर अगर देखा जाए तो काफी असंतोष
नजर आता है तमाम जो नेता हैं उनके बीच। तो आज यहां विपक्षी एकता को दिखाने वाली लोकतंत्र बचाओ रैली, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इस रैली को किया जा रहा है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार, विपक्षी गठबंधन की अगर बात की जाए, हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं खंडित गठबंधन की तरफ जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कारगर साबित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो आज रामलीला मैदान से किस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं और कौन सी ऐसी विपक्षी एकता का सबूत देंगे? आजकल अगर देखिए कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन का जो आगाज हुआ था, नीतीश कुमार ने पहल की थी और पटना में जो पहली बैठक हुई और उसके बाद जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया गया कि बीजेपी के खिलाफ संयुक्त जो विपक्ष है वो वन सीट एक सीट पर एक उम्मीदवार पे नारा देकर या उसको एम्प्लॉय करके वो लड़ेंगे चुनाव, लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि जो इस बारात के जो दूल्हा थे वही दूल्हा ही गायब हो गया, यानी कि एनडीए गठबंधन में वो चले गए नीतीश कुमार। इसके बाद ममता बनर्जी उन्होंने अलग से अपना सीट शेयरिंग की जो बात थी कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ उनका समझौता होगा, उन्होंने भी अपने पूरे उम्मीदवार जो पश्चिम बंगाल की पूरे सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। उसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स में जहां पर संभावनाएं दिख रही थी, जम्मू कश्मीर में भी अभी चल रहा है कि उमर अब्दुल्ला के अलग सुर हैं, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी है उनके अलग सुर हैं। और अभी बिहार की हम अगर बात करें तो बिहार में कुछ हद तक गठबंधन सफल होने के कगार पे है, लेकिन वहां भी पूर्णिया सीट पे आप देखेंगे पप्पू यादव किस तरीके से हुंकार भर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज का जो ये शो है मेगा शो अपने आप को कह रहे हैं। कल जयराम रमेश ने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, ये किसी व्यक्तिगत रैली नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण रैली है और ये लोकतंत्र बचाने की रैली है। कौन सा लोकतंत्र खतरे में है और किसको बचाने की बात हो रही है, ये तो रैली में ही पता चलेगा कि जो वक्ता होंगे। कल्पना सोरेन है, झामुमो की जो सर्वे सर्वा है, उनकी पत्नी हेमंत सोरेन की पत्नी, वो भी दिल्ली आई है। कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी से उन्होंने मुलाकात की। और अब देखना होगा कि जो तामझाम जिस तरीके से किया जा रहा है, दिल्ली की गलियों में जाकर प्रचार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सेफ डेमोक्रेसी और अरविंद केजरीवाल के साथ हम लोग हैं, जो नारा देकर जो विपक्षी दल खास करके आम आदमी पार्टी का शो है। और इस आम आदमी पार्टी के शो में जो मेगा शो बनाने की जो कवायद है, वो देखना है कि रैली में क्या होता है। अच्छा, एक चीज ये लगातार जो चर्चा में आ रही है, कुमार आप इस पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे कि सभी जो तमाम पार्टियां हैं जो यहाँ पर आज एकता के सुर में एक साथ ताल मिलाती हुई नजर आएंगी, लेकिन उन्हें ये डर भी सता रहा है कि कहीं ये पूरा जो मेगा शो है वो सहानुभूति की तरफ ना चला जाए, खासतौर पर अगर आप पार्टी की बात की जाती है तो फायदा आपको, डर सबको। देखिए, अगर करप्शन की हम बात करेंगे, जिस करप्शन को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने बहुत यहाँ पर लंबा संघर्ष किया और लोगों को बताया कि करप्ट लोगों को बाहर करो, करप्ट नेताओं को वोट मत दो। उन्होंने लालू यादव को क्या से क्या नहीं कहा। यहाँ तक कि जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी और अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया था नीतीश कुमार ने, और जब हाथ मिलाने की बात आई, हाथ जब खड़ा किया तो लालू से हाथ मिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया था। और वही अरविंद केजरीवाल आज तेजस्वी के साथ मंच साझा करेंगे। तो अपने आप में ये देखना होगा कि आज की जो रैली है उसमें किन मुद्दों पर चर्चा होती है और किन मुद्दों पर लोग बोलते हैं। और खासकर शरद पवार की हम बात करें, वहां महाअघाड़ी के बीच घमासान मचा हुआ है महाराष्ट्र में। इस तरीके से और भी जो आप देखें यूपी में वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता तो हो गया है, लेकिन वहां भी अब उथल पुथल मचा हुआ गठबंधन को लेकर के। तो एक तरह से देखा जाए कि आज की जो रैली ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है, खासकर विपक्षी गठबंधन के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा, वो कितना सफल होगी वो समय बताएगा। जब रैली विपक्षी जो गठबंधन है, बिल्कुल की बात करें तो जिन लीडर्स का नाम इस लिस्ट में है और उसमें से बहुत से लीडर्स शायद नहीं पहुंचे चुनावी व्यवस्था का हवाला देकर। तो देखना होगा कि जब रैली शुरू होगी
तो किन किन राज्यों से किन किन बड़े नेता कौन से बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, ये देखने वाली बात होगी। तो विपक्षी महागठबंधन के अंदर कितनी गांठें हैं ये तो हमें साफ पता चलता है। इसीलिए कह सकते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने आकर कुंभा जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में एनडीए ने सभी 14 सीटों के लिए अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए। वहीं एनडीए से उलट विपक्षी दल अभी भी सीट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक 3 और भाकपा माले ने 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश जरूर की है। झारखंड में जारी राजनीतिक परिदृश्य पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही झारखंड में भी राजनीति के मंच पर शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। एनडीए गठबंधन ने जहां अपने 14 के 14 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अब तक फाइनल नहीं हो सका है। झारखंड के चुनावी रणक्षेत्र में एनडीए ने राज्य की सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि सहयोगी दल आसू पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगा। भाजपा ने खूंटी से अर्जुन मुंडा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सीता सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुल्लू महतो, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सेवुम से गीता कोड़ा, लोहरदगा से सबीर उरांव, पलामू से बीडी राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। जबकि एनडीए की सहयोगी आसू पार्टी ने गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़े, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और 14 के 14 लोकसभा हम लोग जीते। एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में 1 पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है। एक और जहां भाजपा और आसू पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन में उम्मीदवारों का चयन तो दूर, अब तक सीट शेयरिंग पर भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सुखदेव भगत और भाकपा माले ने कोडरमा से विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन बाकी सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है, या यूं कहें कि बाकी सीटों पर अब भी खींचतान जारी है। देखिए, बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। ये सही है कि हमारे यहाँ 4थे चरण में चुनाव होगा और 4थे चरण में जब चुनाव होना है तो हम लोग पूरा फूट के कदम उठा रहे हैं। जब लोहरदगा में कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किए, हम लोग अपना पार्ट, जो हमारा कमिटमेंट है, हम पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। वहां से हमारे उम्मीदवार वर्तमान विधायक कॉमरेड विनोद सिंह इंडिया गठबंधन की ओर से होंगे। इस बार के चुनाव में भाजपा ने हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, धनबाद, राजमहल, दुमका और चाईबासा में नए प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इसमें से दुमका के उम्मीदवार सीता सोरेन, झामुमो और चाईबासा के उम्मीदवार गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। उधर भाजपा छोड़कर हाल ही में हाथ थामने वाले जयप्रकाश भाई पटेल पर कांग्रेस ने हजारीबाग से भरोसा जताया है। मौजूदा हालात को देखकर कहा जा सकता है कि चुनावी रणभूमि में एक तरफ तो एनडीए गठबंधन के सिपाहीसलार तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर मैदान साफ है, या यूं कहें कि एनडीए को इंडी गठबंधन ने फिलहाल वॉकओवर दे रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था और उसमें से 1 सीट झामुमो के खाते में, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन 1 सीट जिस पर कांग्रेस पिछले बार विजयी हुई थी, वहां से गीता कोड़ा ने पाला बदलकर इस बार बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने उन्हें चाईबासा से उम्मीदवार भी बना दिया है। ऐसे में यहां पर मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो सकता है और कहा भी जाता है कि शतरंज के खेल में जिसने पहली चाल चली है उसके जीतने की संभावना
ज्यादा होती है। लेकिन फिलहाल 4 जून तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि झारखंड में इस बार सह और मात के खेल में कौन जीतता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। और अब बात मुजफ्फरनगर लोकसभा की खतौली विधानसभा की, जहां के गांव मढ़ करीमपुर में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर हमला किया गया। अराजक तत्वों द्वारा किए गए पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे और कई लोग घायल भी हुए। इस घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और ये थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है हमारे इस बुलेटिन में। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूं। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूं और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। 1980 में जब वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी, तो लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकास से जुड़ी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रवाह किया। ईसाई धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक ईस्टर आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के लिए ईस्टर का पर्व बेहद खास है। गुड फ्राइडे जहां ईसा मसीह के बलिदान को त्याग से जुड़ा हुआ दिन माना जाता है, तो वहीं ईस्टर ईसा मसीह के उद्धार की खुशखबरी का मौका है। और हमारे साथ पणजी गोवा से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र। अगर ईस्टर की बात की जाए तो इसका बहुत बड़ा महत्व है ईसाई धर्म में, ये हम आपसे समझना चाहेंगे और किस तरह से तैयारी की है गोवा ने आज इस खास दिन को मनाने के लिए। गोवा में ईस्टर संडे बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल रहता है जो गुड फ्राइडे के बाद स्टार्ट होता है। कल रात को 11:30 बजे के बाद होली मास स्टार्ट हुआ। उन्होंने ट्रेडिशनल रिचुअल्स उसमें हो गए और फिर अभी सुबह से भी मास चल रहे हैं और ये दिन भर चलते रहेंगे। कोंकणी में रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे, पुर्तगाली में रहेंगे। हमारे साथ है पंजिम चर्च के फादर, उनसे हम जानते हैं कि ईस्टर को कैसा मनाते हैं और क्या क्या रिचुअल्स रहते हैं। आप बताइए कि कैसे ईस्टर को मनाते हैं, क्या रात को मास कैसा हुआ, उसमें क्या रिचुअल्स किया? Good morning to all the viewers. My warm and cordial Easter greetings. The Lord has truly risen. We are celebrating the solemnity of the resurrection of our Lord. This celebration began midnight, wherein we had many ceremonies included. That is the blessing of the new fire,
And out of this fire we lit the Easter candle. Easter candle represents the risen Lord. He has come back to life and he is the light of the world. Then we entered processionally in the church and we had the blessing of the water. The water symbolizes newness of life that we receive. We become new in the resurrection of Jesus Christ. We have third element was the word of God. We have heard the history of the salvation and of God's plan. It began in the reading of the Genesis, then Exodus. We heard also the epistle of St. Paul to the Romans, and the narrative of the resurrection was read out in the Gospel of St. Mark. And it is a joy for us, for all Christians. And we had a Mass thereafter as usual. And this morning we began another Mass at 7:30 in Konkani. 9 o'clock will be the Mass in English. And बिल्कुल देवेंद्र, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं, where the church celebrates बिल्कुल। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि यहाँ ईस्टर के दिन अंडों का बहुत महत्व है, क्योंकि जिस नए उमंग और नए जीवन की वो बात करते हैं वो इसी का प्रतीक इन्हें मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र और फादर का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहाँ मैं वहाँ मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए रुक करते हैं कुछ खेल जगत से जुड़ी खास खबरों का। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मियामी ओपन के खिताब को अपने नाम कर लिया। शनिवार देर रात खेले गए फाइनल मुकाबले में रोहन एबडेन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिक्स की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से पराजित किया। बोपन्ना पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे थे और जीत हासिल करने में सफल रहे। अब सोमवार को जारी होने वाली ATP रैंकिंग में रोहन एबडेन की जोड़ी एक बार फिर से नंबर 1 जोड़ी बन जाएगी। इससे पहले इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली ये जोड़ी नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। बात IPL की, जिसमें जो 11वां मैच है वहां लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में क्विंटन डीकॉक की अर्धशतकीय पारी की बदौलत लखनऊ ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर सिर्फ 178 रन ही बना पाई। और अब आप देखिए मौसम का मिजाज तमाम राज्यों में क्या है, न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।